दोस्तों नमस्कार। दोस्तों लॉकडाउन 3 के चलते सरकार के निर्देश अनुसार अब जो एरियाज़ ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में आते हैं वहाँ पर शराब की बिक्री हो सकती है। यानी कि ये कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है और कुछ लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो शराब के शौकीन हैं, जो शराब के बिना रह नहीं पाते, और बुरी खबर उन लोगों के लिए है जो इस शराब को ब्लैक करते हैं। यानी कि इस लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि जो शराब की बोतल 500 और 1000 रुपये की मिलती थी ठेकों पर, अब वो ब्लैक में 1500 से लेकर 3000 की मिल रही है। यानी कि 3 से 4 गुना शराब ये महंगी बिक रही है। अब सवाल ये आता है कि इस लॉकडाउन के दौरान जहाँ पर लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल था, प्रशासन ने इतनी सख्ती की हुई थी, इस सख्ती के दौरान भी ये शराब इतनी बड़ी मात्रा में कैसे ब्लैक हो रही थी। 27 मार्च को आबकारी विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है कि जितने भी ठेकों में बचा हुआ स्टॉक है वो इस स्टॉक को निस्तारण करें। लेकिन ठीक उसके उलट हम देखते हैं कि लगातार पूरे प्रदेश भर में जब नाकाबंदी के दौरान दर्जनों शराब की पेटियां पकड़ी जाती हैं। आखिर इतनी बड़ी तादाद में ये जो शराब है वो कैसे ब्लैक हो रही थी? क्या ये बिना अधिकारियों के मिली भगत के, बिना प्रशासन की मिली भगत के, बिना शराब के जो ठेकेदार हैं उनकी मिली भगत के ये संभव? और अगर ये संभव है तो वो सरकार कहाँ गई जो विपक्ष में होते हुए सरकार पर इल्ज़ाम लगाया करती थी, इन्हें शराब माफिया कहा करती थी। डेनिस का किस्सा तो आपको याद ही होगा, जब पूरे विपक्ष ने हरीश रावत को डेनिस के नाम पर घेरना शुरू किया था और विपक्ष ने उस समय मुहिम चलाई थी कि अगर जो हमारी पार्टी है वो सत्ता में आती है तो हम शराब निषेध करेंगे। लेकिन ठीक उसके उलट अब वो सत्ता में है और शराब मद्य निषेध करने के बजाय इन्होंने ठेकों की संख्या और बढ़ा दी। जहां पर शराब नहीं बिकती थी वहां पर शराब बिकनी शुरू कर दी। अब दोस्तों क्रोनोलॉजी समझिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से विपक्ष सरकार मिलकर आम जनता का बेवकूफ़ बनाती है, उनको नीतियों में फंसाती है, उनको मुद्दे में फंसाती है, और इसका रिजल्ट है वही 2.5 के 3 पात निकलते हैं, यानी कि शून्य निकलते हैं। अब जब इस सरकार से पूछा जाता है कि जब आप विपक्ष में थे उस समय आप सरकार को शराब माफिया कह के पुकारते थे, लेकिन आप उस समय शराब निषेध की भी बात करते थे, अब वो शराब निषेध कहाँ है? अब इनका जवाब ये होता है कि भाई शराब का जो एक बहुत बड़ा जो हिस्सा रेवेन्यू का है वो वहाँ से आता है। अब आप ही बताइए दोस्तों कि हम उस प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का शराब से जनरेट होता है। यानी कि हमारे लिए जितनी भी नीतियाँ बनती है, जितनी भी हमारे लिए योजनाएं आती है, जितना भी उनका पैसा आता है, ज़्यादातर पैसा उसमें शराब के कारण आता है क्योंकि इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। अब इनसे पूछा जाता है कि भाई आप कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसका अल्टरनेट क्या है कि आप ऐसा ना हो कि शराब से रेवेन्यू बनाने के बजाय आप किसी और चीज़ में ध्यान दें, और चीज़ में वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर आप उत्पन्न करें और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करें। अब सरकार का इसमें भी काउंटर ये होता है कि भाई अब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी मेन पावर नहीं है, क्योंकि पहाड़ों से लगातार लोग पलायन कर रहे हैं, वहाँ पर लोग ही नहीं बचे हैं। अगर वहाँ पर हम इंडस्ट्री खोलेंगे तो सबसे पहले हमें लोगों को वापस वहाँ पे लाना पड़ेगा वापस। उसके लिए हम रेवार जैसे प्रोग्राम चला रहे हैं, हम लोगों को वहाँ से बुला रहे हैं, हम कहते हैं आओ अपना पहाड़, ऐसे आपने प्रोग्राम देखे होंगे। हम उनके लिए प्लान आयोग हमने बनाया, हम उनके आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, वो हमें सुझाव दे रहे हैं और इस सुझाव पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अब जब कोरोना वायरस की वजह से लाखों जो बाहर फंसे प्रवासी थे अब अपने घर आ गए हैं और यहाँ से अब जाना नहीं चाहते हैं, तो अब ये सरकार के लिए चिंता की विषय हो गई। पहले तो सरकार बुलाती थी कि भाई आओ आओ, अब कहती है कि हम इन्हें नौकरी कहाँ से दें। अब सरकार के लिए बड़ी सिरदर्द बन गए हैं। अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई अब हम इन लोगों को नौकरी कहाँ से दें, अब इन लोगों के लिए हम कहाँ से खाना उपलब्ध कराएं, कैसे इन लोगों को, क्योंकि हमारे पास तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हमने कोई अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं हमने कोई रणनीति तैयार की है। ये लोग तो अचानक से इतनी बड़ी मात्रा में आ गए। भाई 2 साल पहले से आप बुला रहे हो, आप रेवार पापनू पहाड़ आओ, प्लान आयोग आपने क्या है, उनके आंकड़े इकट्ठे कर रहे हो, तो क्या आपने कोई भी आपके पास कोई स्कीम नहीं थी, कोई आपने इसका रोड मैप तैयार नहीं किया था? जनता को आप अब तक के आप बेवकूफ़ बनाए जा रहे थे। और अब जब ये लोग वापस आ गए हैं तब गवर्नमेंट कहती है कि अब इससे बहुत बड़ा जीएसटी हमें घाटा होने वाला है, क्योंकि 30% जो जीएसटी में मनी ऑर्डर की जो व्यवस्था थी उसका योगदान था। लेकिन अब ये लोग वापस आ गए हैं, अब इन लोगों को हम कहाँ से जॉब मुहैया कराएं, कैसे हम इन लोगों को पालन पोषण करें? भाई आप ही सरकार थी जब रेबार जैसे आपने प्रोग्राम चलाया, प्लान आयोग आपने बनाया, आंकड़े आपने इकट्ठा करे, आप लोगों को करोड़ों रुपए खर्च कर करके लोगों को आप बुलाते हो
और अब जब लोग आ गए तो आपके पास कहते हो कि हमारे पास कोई रणनीति नहीं है, हमारे पास कोई रोड मैप तैयारी नहीं है इनके लिए। तो कुल मिला के इसका डिसीजन ये निकलता है कि या तो आप यहाँ की जनता को बेवकूफ़ समझते हो, या तो आप खुद इतने मंदबुद्धि हो कि आपको पता ही नहीं है कि सरकार में रहते हुए क्या कुछ करना है, कैसे उनके लिए रोड मैप तैयार करना है। आपने बुला तो दिया उन्हें, लेकिन आपके पास उनके लिए, प्रवासियों के लिए काम करने की कोई इच्छा ही नहीं है। आपका इच्छा केवल सत्ता का सुख भोगना था, वो आप भोग रहे हैं। इसलिए ये आलम है कि जो आप बातें बोलते थे, जितनी बड़ी बातें करते थे। अभी आपने मेरा पिछला एक ऑडियो सुना होगा जिसमें मैंने पलायन आयोग के अध्यक्ष एस नेगी जी को फ़ोन किया था, और एस नेगी जी ने इसकी पोल खेली थी कि भाई मैं तो यहाँ पे अकेला हूँ, 2.5 साल से मैं अकेला हूँ, 2.5 साल से मैं सब कुछ कर रहा हूँ। अब जो ये आंकड़े आप इकट्ठे कर रहे हैं, जो पलायन आयोग के नाम की आप जो बांसुरी बजा रहे हैं, जो अखबारों में जो छपवा रहे हैं बड़े बड़े इसके आंकड़े, वो कहाँ से आ रहे हैं? तो इसका मतलब आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं साफ साफ। आपकी जितनी भी नीतियां हैं, आपके जितने भी वादे हैं, जीरो टॉलरेंस, डबल इंजन की सरकार, सबके सब निराधार हैं, सबके सब झूठे हैं। इस बात से पता चलता है। एक तरफ ये लोग हैं जिनके पास पूरी सत्ता है, उसके बाद भी ये लोग मद्य निषेध को नहीं रोकना चाहते, और दूसरी तरफ सुशील बहुगुणा जैसे समाज सेवी भी हैं जो अपने खुद पैसे खर्च करते हैं, लोगों को मद्य निषेध के बारे में बताते हैं, लोगों को शराब पीने के नुकसान बताते हैं। बल्कि उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि जो शराब की पार्टी नहीं देगा उसकी तरफ से वो खुद पार्टी देंगे बुरांस जूस की, और उन लोगों की मदद करेंगे। तो कितनी बढ़िया मुहिम है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये लोग प्रेरणा स्रोत होते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक संदेश उत्तराखंड वासियों के, यहाँ के नवयुवाओं को ले दिया था, तो मुझे लगता है कि आपको भी वो संदेश सुनना चाहिए। उत्तराखंड का जो नौजवान है वो शराब और नशे की लत में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो हमारी सरकारें हैं वो केवल आय की देख रही हैं, लेकिन ये नहीं देख रही हैं कि इससे हमारा युवा शराब के प्रति आकर्षित हो रहा है। और आपने देखा कि लॉकडाउन में आज 40वां दिन है, फिर भी जो है जो लोग शराब पीते हैं, क्या वो बिना शराब पिए रह नहीं रहे? लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में शराब पूर्ण तरह से बंद होनी चाहिए, और यहाँ तीर्थाटन को बढ़ावा मिलना चाहिए, और कम से कम हमारे युवाओं को शराब न मिले इसके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। क्या सरकार ने नीति बनाई है कि हमारे युवाओं को शराब न मिले? इसके लिए कोई नीति नहीं बनाई है। कम से कम मेरा ये सुझाव है कि सरकार पहले तो शराब न बेचे, और यदि बेचना भी चाहे तो जो हमारा ये आधार कार्ड है उसके आधार पर बिके, और कैशलेस हो, बिना आईडी के या किसी की भी शराब न मिले। यही मेरा कहना है।